Hello everyone. Let us solve this question that was asked in JEE Advanced 2011. This question belongs to the topic stereoisomers and it is of integer value type of question. इसका मतलब यह है कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो एक इंटीजर टाइप होना चाहिए। ओके, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और हमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स को काउंट करते हुए टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बताने हैं इस गिवन कंपाउंड के ऑन मोनोक्लोरिनेशन। ओके, सो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करने वाले हैं और फिर ये पता करने वाले हैं कि ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी जिनको हम एज आइसोमर्स काउंट करेंगे। ओके, सो लेट अस गो अहेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में स्टीरियो आइसोमर्स को भी काउंट करना है तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो गिवन मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर में स्टीरियो आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी कैसे बन सकती है। ये जो गिवन कार्बन है, जो सेंट्रल कार्बन है हमारा रिएक्टेंट में, इसके साथ हम लोग ये चेक करेंगे कि जो बाकी के चार ग्रुप्स हैं क्या वो एक जैसे हैं या चारों ही अलग अलग है। ओके, जैसे ऊपर में तो मिथाइल ग्रुप है, नीचे हाइड्रोजन है, लेकिन लेफ्ट साइड अगर देखें तो इथाइल है और राइट साइड भी देखें तो इथाइल है। ओके, तो ये कार्बन है ऐसा जो चार ग्रुप से जुड़ा हुआ है जिनमें दो ग्रुप्स कॉमन है ना। और ऐसे कार्बन कहलाते हैं एक आयरल कार्बन। ओके, एक आयरल कार्बन्स, ये कायरल नहीं है यानी एक आयरल है। और एक आयरल कार्बन के अबाउट कोई भी स्टीरियो आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो अगर हमसे ये पूछता क्वेश्चन में कि जो गिवन कंपाउंड है उनमें स्टीरियो आइसोमर की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो यहाँ पे जीरो होती। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करेंगे तो हो सकता है कि चारों ग्रुप अलग अलग हो जाए। तो हम लोग वो सारी पॉसिबिलिटीज को काउंट करेंगे जिसमें क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करने पे जो स्ट्रक्चर आए वो कायरल सेंटर जनरेट कर दे। ठीक है, वैसे केस में स्टीरियो आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी आ जाएगी। अगर ऐसा केस नहीं बनता है तो उसमें नहीं आएगी और उसमें हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर को काउंट करेंगे। ठीक है, तो सभी कार्बन में क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन को ट्रैक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सभी कार्बन की हम लोग लेबलिंग कर देते हैं सबसे पहले। सो लेफ्ट से शुरू करते हुए ए बी, सेंट्रल कार्बन को हम लोग सी मार्क कर देते हैं, राइट साइड में डी ई और टॉप मोस्ट कार्बन को एफ मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सभी पोजीशन में एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करेंगे। जैसे अगर हम लोग पोजीशन ए से शुरू करें तो इसके लिए हम वापस ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं और पोजीशन ए को ही अभी हम लोग मेन फोकस में रखते हैं। और सबसे पहले यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो हमारा CH3 ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इस कार्बन से हम लोग मोनोक्लोरिनेशन करा देते हैं इस कार्बन पे, यानी हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर दिए। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों ने रिएक्टेंट में चेक किया था, अब चेक करना है कि क्या सभी ग्रुप्स एक जैसे हैं। फिर से उसी तरह से सेंट्रल कार्बन हमारा जो मार्क हम लोगों ने किया है वो है सी, तो अब सी से चेक करना है चारों ग्रुप को। तो अगर ऊपर देखें तो मिथाइल ग्रुप है, नीचे हाइड्रोजन लगा है। अब अगर राइट साइड देखें तो अभी भी इथाइल है, लेकिन लेफ्ट साइड देखें तो ये क्लोरो इथाइल हो गया है ना। अगर इस सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग नेमिंग करना चाहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्लोरो इथाइल, है ना। तो अब देखिए, अब ये जो सी है हमारा, ये एक ऐसा कार्बन बन गया जिसमें चारों ग्रुप अलग अलग है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट में इथाइल था, राइट साइड में भी इथाइल था, लेकिन अब यहाँ पे वैसा नहीं है ना। तो ये जो कार्बन है हमारा सी, अब ये कायरल कार्बन हो गया। ओके, और एक कायरल कार्बन के अबाउट दो
स्टीरियो आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी बनती है, जिसे हम कहते हैं इनएंशियोमर्स। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी एक ही कायरल कार्बन एटम हो तो वहां पे दो स्टीरियो आइसोमर्स होगा, और दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा, दोनों एक दूसरे के इनएंशियोमर कहलाएंगे। इनएंशियोमर का मतलब होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ओके, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, इनके दो जो पॉसिबिलिटी होगी, और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग मोनोक्लोरिनेशन ए पोजीशन ए पे कराते हैं तो यहाँ पे हमें दो स्टीरियो आइसोमर की पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसको हम लोग काउंटिंग करके एक तरफ लिख लेते हैं कि पोजीशन नंबर ए में दो स्टीरियो आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी बनती है। अब आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं पोजीशन नंबर बी, सी, डी एंड एफ में। तो अगर हम लोग पोजीशन नंबर बी में हाइड्रोजन को क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। अब हम लोग वापस वैसे ही चेक करेंगे कि क्या कोई कार्बन ऐसा है जिनसे चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हो। तो जो कार्बन नंबर सी था उसके साथ ठीक पहले वाला केस बनेगा जब हम लोगों ने ए पे सब्स्टिट्यूट कराया था, यानी कार्बन नंबर सी यहाँ पे कायरल कार्बन है ही। अब साथ ही हमें यह भी ध्यान देना है कि अगर कार्बन नंबर बी में हम लोग क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कराएंगे तो कार्बन नंबर खुद भी कायरल कार्बन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग इस कार्बन पे चेक करें, कार्बन नंबर बी पे, तो इनसे जुड़े हुए ग्रुप्स जो है वो है हाइड्रोजन यहाँ पे, मिथाइल इसके लेफ्ट साइड में, क्लोरीन, और फिर ये इंटायर ग्रुप। ओके, तो चारों आपस में अलग अलग है, यानी अगर हम लोग कार्बन नंबर बी पे क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो हमें दो कायरल सेंटर मिल जाते हैं। कार्बन नंबर ए पे जब कराया था तो एक ही मिला था, कार्बन नंबर बी पे कराने पे दो मिल रहा है, और ये दोनों ही आपस में डिफरेंट है ना। डिफरेंट इसीलिए है कि दोनों कार्बन से चार ग्रुप्स जो जुड़े हुए हैं वो आपस में बिल्कुल अलग अलग है। ओके, अब जब भी दो या दो से अधिक कायरल सेंटर जनरेट हो और डिफरेंट हो तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर जो होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऐसे केसेस में वो हो जाता है 2 to the power n। ओके, 2 to the power n। ये कब है, जब नॉन आइडेंटिकल कायरल सेंटर हो, यानी सभी कायरल सेंटर डिफरेंट हो, तभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2 to the power n। यहाँ पे कितने कायरल सेंटर है, तो यहाँ पे दो कायरल सेंटर है, तो हम लोग n का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो 2 to the power 2, यानी टोटल हमें यहाँ पे चार स्टीरियो आइसोमर्स मिलेगा। ओके, तो जब बी पे हम लोग क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हमें चार मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले पोजीशन पे चेक करते हैं। तो अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कराते हैं कार्बन नंबर सी में। कार्बन नंबर सी में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग क्लोरीन से, तो ये हमें मॉलिक्यूल मिल जाएगा। अब अगर हम लोग चेक करें तो कार्बन नंबर सी को भी अगर चेक करें तो यहाँ पे वापस दो ग्रुप्स पहले के, इथाइल और इथाइल, ये दोनों सेम ही है, यानी ये कायरल कार्बन नहीं है। ओके, और बाकी जितने भी कार्बन है उनमें से कोई भी कायरल नहीं है, क्योंकि कम से कम दो हाइड्रोजन तो सबके पास आइडेंटिकल है ही। यानी कि यहाँ पे ऐसी बस एक ही पॉसिबिलिटी मिल सकती है, और इस केस में कोई भी स्टीरियो आइसोमर की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, तो सी को हम लोग एज स्ट्रक्चरल आइसोमर ही काउंट करेंगे। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एफ, डी और ई में। तो एफ में अगर देखें तो एफ में CH3 ग्रुप है, उसको हम लोग CH2Cl बना देते हैं, एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। तो अब वापस चेक करना है कि क्या कोई कायरल कार्बन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेंट्रल कार्बन एटम को देखें तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी भी इथाइल बरकरार ही है जो जैसे पहले थे, और
क्लोरीन के आने से एफ में एफ भी कायरल नहीं बना, क्योंकि दो हाइड्रोजन ऑलरेडी है। तो जो केस हमारा सी में बना था वही केस हमारा एफ में भी बनेगा, यानी इसको भी सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर की तरह काउंट करेंगे और एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेगी। तो अब हम लोग फोकस करते हैं कार्बन नंबर डी और ई में, और इस पूरे मॉलिक्यूल को अगर हम लोग देखें तो कार्बन नंबर डी का जो पोजीशन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है कार्बन नंबर बी से, है ना। तो अगर हम लोग डी पे सब्स्टिट्यूट भी कराते हैं क्लोरीन, तो वही केस बनेगा जो बी में बना था। उसी तरह से कार्बन नंबर ई बिल्कुल इक्विवेलेंट है कार्बन नंबर ए के, यानी ये दोनों केसेस हम लोगों ने ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। डी इक्विवेलेंट है बी के, जो कि पहले ही काउंट हो चुका है, और ई इक्विवेलेंट है ए के, जो ऑलरेडी पहले काउंट हो चुका है। तो डी और ई को हम लोग इग्नोर कर देंगे, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगा और हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो हम लोगों ने सारी काउंटिंग कंप्लीट कर ली है, और अब हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स को सिंपली सभी को ऐड कर देंगे। तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर इस केस में जो मिलेगा वो मिलेगा 8। ओके, जहाँ पे पोजीशन नंबर ए पे सब्सटीट्यूशन कराने पे दो स्टीरियोआइसोमर्स की पॉसिबिलिटी बनी, पोजीशन नंबर बी पे 4, पोजीशन सी पे 1 और एफ पे 1, और डी और ई ए और बी के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा 8। अब यहाँ पे हम लोग आपस में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। जैसे ए में जो स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे होंगे और बी में जो स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे होंगे, उनमें अगर रिलेशनशिप पूछा जाए तो हम लोग उसका क्या आंसर देंगे, है ना। तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है उसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर से एक बार क्लोरीन को अलग अलग पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करके जो भी पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा वो ड्रॉ कर लिया है। और अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर क्वेश्चन में हम लोगों से इन सब में आपस में क्या रिलेशनशिप है ये पूछता, तो फिर उसका कैसे आंसर करते। लेट अस सपोज कि हम लोगों से ये पूछा जाता कि पोजीशन नंबर ए और पोजीशन नंबर बी में जब हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन कराया तो उन दोनों आइसोमर्स में आपस में क्या रिलेशनशिप है ना। तो अगर पोजीशन नंबर 1 को हम लोग चेक करें, यानी ए को अगर चेक करें, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है। देन अगर हम लोग आयुपैक रूल के अकॉर्डिंग इसकी नंबरिंग करें तो हम लोगों को ये नंबरिंग सिस्टम मिल जाएगा लेफ्ट टू राइट 1 से लेकर 5 तक, जिसमें थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है और फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है। क्लोरीन को जब भी हम लोग ट्रीट करते हैं एज ए सब्सटीट्यूएंट ही ट्रीट करते हैं, तो क्लोरीन और मिथाइल दोनों ही सब्सटीट्यूएंट है। तो हम लोग लोअर पोजीशन जिस भी किसी को मिल रहा होगा उसे असाइन करेंगे। इस केस में क्लोरीन को मिल रहा है। उसी तरह से अगर स्ट्रक्चर नंबर बी में भी देखें तो क्लोरीन को सेकेंड पोजीशन मिलेगा लेफ्ट से राइट जाते हुए, और मिथाइल को थर्ड पोजीशन मिलेगा। तो हम लोग यही नंबरिंग सिस्टम फॉलो करेंगे लेफ्ट टू राइट 1 से 5 तक। ठीक है, तो यानी कि अगर दोनों ही स्ट्रक्चर में देखें हम लोग तो जो पेरेंट चेन का लेंथ है वो सेम है 5 कार्बन की, जबकि क्लोरीन का पोजीशन जो है वो डिफरेंट है ना। मिथाइल का पोजीशन तो दोनों में ही थर्ड है, और क्लोरीन का पोजीशन एक में फर्स्ट है एक में सेकंड है, यानी ए और बी आपस में पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। और पोजीशन आइसोमर्स कौन से कैटेगरी का आइसोमर होता है, ये होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, है ना। यानी ए और बी आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर है, और स्ट्रक्चरल का कौन सा कैटेगरी, पोजीशन आइसोमर। उसी तरह से अगर बी और सी में चेक करें हम लोग, या ए और सी में, तो फिर देखते हैं कि उनमें क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो बी और सी में हम लोगों ने बी में नंबरिंग कर लिया है। अब हम लोग सी में नंबरिंग करेंगे तो लेफ्ट से राइट जाए या राइट से लेफ्ट आए, यहाँ पे दोनों को ही सेम पोजीशन मिल रहा है। तो हम लोग लेफ्ट से राइट ही नंबरिंग कर लेते हैं 1 से लेकर 5 तक। तो यहाँ पे भी पेरेंट चेन का लेंथ जो है वो सेम है,
और क्लोरीन का पोजीशन जो है वो बदल चुका है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन है। यानी ए बी और सी तीनों ही आपस में पोजीशन आइसोमर्स होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो बी और सी भी पोजीशन आइसोमर होगा। अब अगर हम लोग एफ को इंक्लूड कर ले इनमें किसी के साथ भी, लेट अस से कि सी और एफ में ही हम लोग रिलेशनशिप निकाल लेते हैं, तो सी और एफ में क्या रिलेशनशिप होगा। अब जब एफ में नंबरिंग करेंगे हम लोग, तो जो स्ट्रेट चेन है वो तो 5 कार्बन का है, 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन अगर ये चेन हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो क्लोरीन एक्सक्लूड हो जाएगा इस चेन से, और इसीलिए हम लोग इसको पेरेंट चेन नहीं कंसिडर करेंगे, बल्कि हम लोगों को क्लोरीन को इंक्लूड करना ही होगा। तो हम लोग उस कार्बन से शुरू करेंगे जिसमें क्लोरीन अटैच्ड है, और फिर वहां से गिनते हुए हम लोग किसी भी डायरेक्शन में जाए 4 कार्बन की ही चेन मिलेगी, और यहाँ जो सब्सटीट्यूएंट मिलेगा वो मिलेगा इथाइल। ओके, तो एफ में जाते ही पेरेंट चेन का लेंथ चेंज हो गया, और इसीलिए सी और एफ में हम लोगों को अगर रिलेशनशिप बताना हुआ तो हम लोग ये बताएंगे कि दे आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि इन दोनों में चेन लेंथ बदल चुका है। तो अगर हम लोग ओवरऑल इसको कंक्लूड करें तो ए बी और सी आपस में पोजीशन आइसोमर्स होंगे, और इन ए बी और सी में से किसी के साथ भी एफ चेन आइसोमर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की जो भी पॉसिबिलिटीज थी उनको हम लोगों ने सब डिवाइड कर लिया यहाँ पे। अब देखते हैं कि जो स्टीरियो आइसोमर बन रहा था केस नंबर ए और केस नंबर बी में, उनमें क्या रिलेशनशिप होगा, उसको कैसे हम लोग निकालेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं पॉसिबिलिटीज ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, जो कि अराइज हो रहा था क्लोरीन का सब्सटीट्यूशन पोजीशन नंबर ए या फिर पोजीशन नंबर बी पे कराने पे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन नंबर ए वाला केस को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे पोजीशन नंबर ए में जब हम लोगों ने क्लोरीन को सब्सटीट्यूट किया था तो कार्बन नंबर सी जो है वो कायरल हो गया था, है ना। अब इस एक कायरल सेंटर के अबाउट हमें दो आइसोमर्स की पॉसिबिलिटीज मिल सकती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, जब भी केवल एक कायरल कार्बन हो तो उसके अबाउट केवल दो इनैंशियोमर्स की पॉसिबिलिटीज होती है। ओके, बस ये दो स्टीरियो आइसोमर्स को ही हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग उन दो इनैंशियोमर को कैसे ड्रॉ करें, तो सबसे पहले जो कायरल कार्बन है उसके अबाउट चारों ग्रुप्स को हम लोगों को ऐड करना है। तो इसके लिए हम लोग दो सॉलिड लाइन पे, यानी दो इसी कार्बन के प्लेन पे है दो ग्रुप्स। तो कौन कौन से दो ग्रुप्स को डालें, वैसे हम लोग कोई भी दो ग्रुप्स को डाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग CH3 और CH2CH3 जो कि इन कार्बन से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पे ऐड कर दिए सॉलिड लाइन से। अब बाकी के दो ग्रुप्स हैं उनको हमें पुट करना है वेज और डैश पे। ओके, तो कौन कौन से ग्रुप बच गए, एक तो बचा हाइड्रोजन, तो उसको हम लोग पहले वाले स्ट्रक्चर में डैश पे डाल रहे हैं, और दूसरा CH2CH2Cl, तो उसे हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं वेज पे, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को पहला इनैंशियोमर मिल जाएगा। अब दूसरा इनैंशियोमर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सेम सॉलिड वाले लाइन से जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उनको एज इट इज रहने देते हैं, और जो वेज और डैश पे है उसको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। तो हाइड्रोजन को वापस वेज पे ऐड कर दिया, और फिर CH2CH2Cl ग्रुप को हम लोगों ने डैश पे ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम लोगों को जो दो आइसोमर्स मिल रहा होगा उनका कंप्लीट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ओके, अब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर से कैसे डिफरेंट है जो कि हम लोगों ने सी और एफ में बनाया था, तो वो इस तरह से डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे कार्बन से ही जो चारों ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो दोनों ही स्ट्रक्चर में सेम है, बस उनका रिलेटिव पोजीशन अलग अलग है। और इन रिलेटिव पोजीशंस को हम लोग विदाउट बॉन्ड को तोड़े हुए इंटरचेंज नहीं कर सकते, यानी ये अपने आप में यूनिक स्ट्रक्चर्स है ना। और इसीलिए ये अपने आप में इनैंशियोमर यानी आइसोमर्स है, और जो रिलेशनशिप है वो है इनैंशियोमर्स का। इनैंशियोमर्स यानी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस।
सो सेम डिस्कशन अब हम लोग करते हैं जब हम लोगों ने क्लोरीन को बी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट कराया था। तो बी पोजीशन पे जब हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कराया था क्लोरीन को, तो यहाँ पे दो कायरल कार्बन जनरेट हो गया था। एक तो खुद बी जिसके अबाउट चार ग्रुप्स अलग अलग है, और दूसरा जो सी है वो भी कायरल कार्बन यहाँ पे जनरेट हो गया। यानी ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ दो कायरल कार्बन जनरेट हो रहे हैं। और जब भी दो कायरल कार्बन जनरेट हो और दोनों अलग अलग हो, डिफरेंट कैसे हो, चारों ग्रुप्स जो जुड़े हुए हो दोनों कार्बन से वो आपस में बिल्कुल अलग होने चाहिए, है ना। तो अगर जब भी दो नए कायरल कार्बन जनरेट हो और आपस में डिफरेंट हो, तो वहां पे पॉसिबिलिटीज बनेगी चार स्टीरियो आइसोमर्स की। तो अब ये चारों स्टीरियो आइसोमर्स हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, और इन चारों में क्या रिलेशनशिप है उसको सीखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो दो कायरल कार्बन जनरेट हो रहे हैं इसको हम लोग अलग अलग कलर से सबसे पहले हाईलाइट कर देते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, चारों आइसोमर्स की पॉसिबिलिटीज को ढूंढने के लिए क्या करते हैं कि इन दो कार्बन्स के अबाउट हम लोग फिशर प्रोजेक्शन बना करते हैं। ओके, तो जो ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया हुआ कार्बन है, इससे जो तीन ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो है मिथाइल, हाइड्रोजन और क्लोरीन। और जो ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन, इथाइल CH2CH3, ऊपर में मिथाइल और लेफ्ट साइड में CH3CHCl। ओके, तो अब हम लोग इन दो कायरल कार्बन्स को ड्रॉ करते हैं फिशर प्रोजेक्शन में इस तरह से। तो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ कार्बन को हम लोग ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं और ऑरेंज वाला नीचे है। तो अब ऑरेंज से कौन कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल जो कि हम लोग यहाँ पे बॉटम पोजीशन में रख रहे हैं, और फिर हाइड्रोजन, और फिर है क्लोरीन। ठीक है, और ऊपर क्या क्या ग्रुप है, मिथाइल तो CH3, क्योंकि हम लोग ये कंपेयर करने के लिए CH3 को इस वर्टिकल लाइन में एक साथ रखे हैं। CH2CH3 एक साइड रख देते हैं राइट साइड में, और फिर हाइड्रोजन। ओके, तो ये पहला स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा कि हम लोग CH3 का पोजीशन को एज इट इज रखते हैं, और बाकी के पोजीशन को हम लोग वैरी करके देखते हैं कि नया नया कितना स्ट्रक्चर बनता चला आ रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले जो कार्बन है ग्रीन कलर का, उस पे हाइड्रोजन और इथाइल का पोजीशन को एक्सचेंज कर देते हैं। तो इथाइल का पोजीशन को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, बन जाएगा हमारा CH3CH2 यहाँ पे, और फिर हाइड्रोजन को हम लोग राइट साइड में ले आते हैं। तो ये एक नया स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या करते हैं कि पहले वाले स्ट्रक्चर में ही हम लोगों ने ग्रीन कलर के कार्बन पे पोजीशन को चेंज किया था। अब वही काम हम लोग ऑरेंज कलर के कार्बन में करते हैं, हाइड्रोजन को राइट साइड ले जा करके क्लोरीन को लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो इससे हमें एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा। अब फाइनली हम लोग क्या करते हैं कि दोनों के ही पोजीशंस को चेंज कर देते हैं, है ना, दोनों के ही पोजीशंस को चेंज कर देते हैं। यानी इथाइल और हाइड्रोजन के साथ साथ हम लोग हाइड्रोजन और क्लोरीन के भी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। तो अब ये चारों पॉसिबिलिटीज बन जाएगी हम लोगों की जब दो नॉन आइडेंटिकल कायरल सेंटर हो। अब इनसे ज्यादा हम लोग वेरिएशन नहीं करा पाएंगे। कोई भी वेरिएशन कराएंगे तो वो वापस इन्हीं चारों में से कोई ना कोई स्ट्रक्चर को रीजनरेट कर देगा, है ना। तो इस तरह से जब भी दो नॉन कायरल कार्बन मौजूद हो एक मॉलिक्यूल में, तो फिर उसमें जो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी होगी वो होगी चार, है ना। अब अगर इनमें आपस में रिलेशनशिप पूछा जाए तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे कि सभी कार्बन के अबाउट उनका कन्फिग्रेशन निकालेंगे, और कन्फिग्रेशन को कंपेयर करके हम लोग बता सकते हैं कि वो आपस में क्या है, इनैंशियोमर है या डायस्टीरियोमर है, या हो सकता है किसी एग्जाम्पल में मेसोमर की भी पॉसिबिलिटी बन आए, है ना। तो अब वो नेक्स्ट हम लोग उस पार्ट को डिस्कस कर। तो किसी भी कायरल कार्बन के अबाउट अगर हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना हो तो उसके लिए हम लोग फॉलो करते हैं CIP रूल्स। CIP रूल्स पे बेस्ड एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग इस चैनल पे सेपरेटली ऐड कर रहे हैं। तो आप उस वीडियो को प्लीज पूरा देखिए अगर आपको इस टॉपिक में सीखना है।
और उसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करें कि इन चारों आइसोमर्स जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाए उनमें क्या रिलेशनशिप है। ओके, अगर कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप प्लीज उसको मेंशन करें कमेंट में या फिर ईमेल आईडी में। आई विल एड्रेस दैट डाउट और कंफ्यूजन as soon as possible. Okay, so thank you so much for watching and see you in the next video.